वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है वांछना। एक्चुअली मूवी में के सारे कैरेक्टर्स नए हैं और उसी तरह मूवी थोड़ा अंडररेटेड है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही जबरदस्त है। छोटे पटाखे में बड़ा धमाका। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो चलने लगती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे पर्दे हटने लगते हैं। असल में देखा जाए तो एक रेगुलर क्राइम थ्रिलर मूवी है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया वो बहुत ही यूनिक है। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बैक स्टोरी को दिखाया जाता है। इस गाँव का नाम है गोकुलम, लेकिन इस गाँव के ऊपर एक खतरनाक श्राप है। काफी सालों पहले अग्निहोत्री नाम का एक महर्षि शिव जी की तपस्या करने लगा था, जगह जगहों पर जाकर। इसी दरमियान में वो महर्षि अरकू नाम के एरिया पर आकर अपनी कुटिया बनाकर वहाँ पर पूजा पाठ करने लगा, तपस्या करने लगा। उसी अरकू के निचले हिस्से में गोकुल नाम का एक गांव भी था, जहाँ पर आदिवासी टाइप के लोग रहते थे। एक दिन उस गांव के अंदर एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई। इनके घर सारी चीजें पानी में बह गई। वो गांव वाले खाने पीने के लिए तड़पने लगे। गांव के कुछ लोग अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करने के लिए आगे बढ़ते रहे। कहीं पर भी इनको खाने को कुछ भी नहीं मिला। फाइनली ये लोग उस महर्षि के आश्रम के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर काफी सारे पालतू जानवर होते हैं, जैसे हिरन, बकरी, खरगोश। उस वक्त वो महर्षि अपने आश्रम में नहीं होते, तो ये गांव वाले उन सारे जानवरों को हंट करके अपने गांव पर ले गए। थोड़ी देर के बाद वो महर्षि अपनी तपस्या से बाहर आकर अपने आश्रम का हाल देखकर उस गांव पर जाकर उन गांव वालों को श्राप देने लगा। हमेशा तुम और तुम्हारे वारिस मुश्किलात में जूझते रहोगे। तुम्हारे गांव पर एक बहुत बड़ा राक्षस आकर तुम्हारे गांव को सर्वनाश करता रहेगा। मेरे इस श्राप से खुद तुम लोगों को भगवान भी बचा नहीं सकता। वो गांव वाले डर के मारे अपने भगवान नारायण को पूजने लगते हैं। सो इनकी प्रॉब्लम सुनकर भगवान नारायण इनके गाँव को बचाने लगे और उसी तरह से उस राक्षस का भी वध कर दिया। भगवान अपना अवतार खत्म करने के बाद गांव वाले जब तक रात में बाहर नहीं आते, तब तक भगवान एक और अवतार के साथ नहीं आते। हर साल उस गांव के मुखिया को ख्वाब में इनका भगवान नजर आकर ये किस अवतार में आने वाले होते हैं वो दिखाया जाता है। तो हर साल इसी मौके पर एक गांव वाले अपने गांव में फेस्टिवल मनाते रहते हैं। उसके बाद रियल कहानी शुरू होती है उसी अरकू गांव से। सुबह सवेरे एक दूध वाला बंदा जोसेफ नाम के एक चर्च के फादर के घर पर आता है दूध डालने के लिए, लेकिन बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी जोसेफ घर का दरवाजा ओपन नहीं करता। उसी जगह पर जोसेफ का ड्राइवर चलम भी होता है। जोसेफ और चलम अभी थोड़ी देर पहले विजयवाड़ा जाकर वापस अपने घर पर आए होते हैं। वो दूध वाला चलम से यही बात कहने लगता है कि फादर दरवाजा ओपन नहीं कर रहे। चलम के पास पीछे दरवाजे की चाबी होती है, तो उस चाबी की मदद से ये दोनों घर के अंदर जाकर देखने पर शॉकिंगली जोसेफ की लाश पड़ी होती है। चलम और वो दूध वाला पुलिस वालों को इन्फॉर्म करने पर पुलिस वाले फटाफट से यहाँ पर पहुँच जाते हैं। पुलिस वाले चलम के पास आकर जोसेफ के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। जोसेफ इस घर में अकेला रहता है। इसकी बेटी फॉरेन में रहती है। साल में एक बार उसकी बेटी और उसका दामाद आते जाते रहते हैं। पुलिस वाले कमरे के अंदर चेकिंग करने पर लॉकर का दरवाजा ओपन होता है, मतलब कुछ पैसे चोरी हो चुके होते हैं। चलम कहने लगता है कि सर कल मैं और जोसेफ सर विजयवाड़ा गए थे, जस्ट रात में ही वापस आए। जोसेफ सर को मैं यहाँ पर ड्रॉप करके वापस अपने घर चला गया। सुबह सवेरे एजुअल की तरह मैं जोसेफ सर के पास आया। वो वॉकिंग पर जाते आते रहते हैं। पुलिस वाला पूछने लगता है कि दूसरे दरवाजे की चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? चलम कहने लगता है सर जोसेफ सर को फिट्स की बीमारी है। जब भी इनकी तबीयत बिगड़ जाती है तो वो मुझे फटाफट से मिस कॉल करते या तो कॉल करते। मैं फटाफट से पीछे के दरवाजे से आकर उनको दवाई देता। ऐसे इमरजेंसी के टाइम फादर ने ही मुझे वो चाबी दी। यहाँ पर एक और बात यह है कि ये चलम जोसेफ के पास 8 साल से काम करते आ रहा है। उसी वक्त फोरेंसिक वालों को कुछ क्लूज मिलते हैं। इन क्लूज में से शर्ट का बटन भी होता है। इंस्पेक्टर ये ऑब्जर्व करने लगता है कि उस चलम के शर्ट के पास भी एक बटन मिसिंग है। शायद हाथापाई के दौरान वो बटन टूट गया हो। इस तरह से इस चलम पर ही शक करते हुए इसको अपनी कस्टडी में लेकर इसके घर पर जाते हैं उसके घर की तलाशी लेने के लिए। उसके घर में एक छोटी सी बैग मिलती है। उस बैग के अंदर 5 लाख रुपए कैश होता है। उसके बाद क्या था, इन्हीं सबूतों के बलबूते पर पुलिस वाले चलम को गिरफ्तार कर लेते हैं। खैर दूसरे सीन में कृष्णा नाम के एक यंग लॉयर को दिखाया जाता है। फिलहाल इसके घर में इसकी एक लौती माँ होती है और वो भी पैरालाइज। कृष्णा अपनी माँ की बहुत ही अच्छी तरीके से केयरिंग करते रहता है। अपनी माँ का सारा काम करने के बाद ही ये कोर्ट पर जाता है। दूसरी तरफ कोर्ट के पास चलम की बीवी और उसकी बहन एक लॉयर को हायर करते हैं चलम के केस को लड़ने के लिए। वो डिफेंस लॉयर इन दोनों से कहने लगता है कि सारे सबूत चलम के खिलाफ है,
लेकिन मैं अपनी तरीके से कोशिश करूंगा। थोड़ी देर के बाद चलम का केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है। पीपी जज साहब को जो हुआ वो बताने लगता है और इसी तरह फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये बात भी साबित हुई कि जोसेफ के बॉडी के पास चलम के डीएनए सैंपल्स पाए गए, जैसे उसका हेयर, उसके स्किन सैंपल, वो शर्ट का बटन, मर्डर वेपन के ऊपर चलम के फिंगरप्रिंट्स। सारे सबूतों को देखकर ऐसा ही लगता है कि चलम ने ही जोसेफ को मारा पैसे हड़पने के लिए। अब चलम का लॉयर भी कहने लगता है कि जज साहब, चलम जोसेफ के पास 8 साल से काम करते आ रहा है और जोसेफ की बेटी फॉरेन में रहने की वजह से जोसेफ के सारे काम यही चलम देखता है। इतने सालों से जोसेफ का हत्या नहीं करने वाला तो आज ही क्यों किया? थोड़ी सोचने वाली बात है। जज साहब, इसी चीज को नजर में रखते हुए आप मेरे क्लाइंट को बेल दे दीजिए। लेकिन कोर्ट चलम को बेल नहीं देता। जज डिफेंस से कहने लगता है कि अगर आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो नेक्स्ट हियरिंग में प्रोड्यूस करिए। वो लॉयर कोर्ट से बाहर आने के बाद चलम की बीवी और बहन ये बात पूछने लगते हैं कि लॉयर साहब, मेरे भाई को सजा तो नहीं होगी ना? लॉयर कहने लगता है कि सारे सबूत तो चलम के खिलाफ ही है, उसको तो सजा होगी, लेकिन मैं यही कोशिश करूंगा कि उसकी सजा कम हो। और वैसे मेरे फीस के बारे में क्या सोचा? इस तरह से अपनी फीस के बारे में पूछने लगता है। चलम की बीवी कहने लगती है कि हमने हमारे घर को गिरवी पर रखा, अगले हफ्ते पैसे आ जाएंगे, हम आपको पे कर देंगे। यह सुनने के बाद वो लॉयर इन दोनों पर गुस्सा करने लगता है कि मैं चलम का केस हार जाऊंगा ये जानते हुए भी मैंने इस केस को टेकअप किया और तुम लोगों ने मेरी फीस अभी तक एडजस्ट नहीं किया। इस तरह से फाइल वापस करने लगता है। उसी वक्त वो कृष्णा चलम की बीवी और बहन के पास आकर कहने लगता है कि मैंने चलम का केस कोर्ट में सुना, मैं मानता हूँ कि चलम निर्दोष है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं चलम का केस लड़ूंगा, इसके लिए आप मुझे कोई फीस देने की जरूरत नहीं, मुझे भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो दोनों भी मान जाते हैं। यह देखकर वो दूसरा लॉयर कृष्णा के पास आकर कहने लगता है कि चलम का केस मेरा है। कृष्णा भी कहने लगता है कि आपने ही इस केस को ठुकरा दिया फीस ना मिलने पर। अब ये केस मेरा है और वैसे भी आप जानते हो कि ये केस आप हार जाओगे। बस उनके पास फीस लेने के लिए आप इस केस को लड़ने का नाटक कर रहे हो। इस तरह से इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत तू-तू मैं होने लगती है। कृष्णा यही कहने लगता है कि अब मैं ये केस नहीं छोड़ने वाला। खैर कृष्णा वापस अपने घर पर आकर उसी चलम के केस को स्टडी करते रहता है। तो उसी स्टेटमेंट में डेविड के कार ड्राइवर के बारे में भी जिक्र होता है। तो इसी के बारे में जानने के लिए चलम के घर के पास जाता है। पहले कृष्णा चलम की माँ से पूछने लगता है कि उस रात चलम वापस कब घर पर आया था। उसकी माँ कहने लगती है कि तकरीबन 10:30 बजे के आसपास। उसी तरह कृष्णा जोसेफ की बेटी का नंबर भी हासिल करने लगता है। चलम की माँ से पूछने लगता है कि आपके घर में वो पैसों वाली बैग कैसे आई? ये डेविड का कार ड्राइवर कौन है? चलम की माँ कहने लगती है चलम सुबह सवेरे 5 बजे से पहले जोसेफ सर के घर पर जाता है। चलम जाने के बाद एक बंदा हमारे घर पर आकर ये बैग दिया कि मैं डेविड का ड्राइवर हूँ, ये बैग आपके पास रखिए। वो बंदा अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। उस बंदे ने ये भी कहा था कि जब चलम जोसेफ सर के पास जाएगा तो ये बैग उनको देने के लिए कहो, इसलिए मैंने वो बैग अपने घर में रख लिया था। चलम जोसेफ सर की हत्या कर ही नहीं सकता सर, प्लीज आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। दूसरे दिन कृष्णा किसी दूसरे चर्च पर जाकर डेविड नाम के एक फादर से उसके ड्राइवर के बारे में पूछने लगता है कि सर मुझे आपके ड्राइवर से मिलना है। वो फादर कहने लगता है कि मेरा ड्राइवर, एक्चुअली मेरे पास कार ही नहीं है तो ड्राइवर कहाँ से आएगा? किसी ने आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है। यह सुनने के बाद कृष्णा के तो होश ही उड़ जाते हैं। अगर वो बंदा डेविड का ड्राइवर नहीं था तो कौन था? क्या सच में कोई चलम को फंसा रहा था? उसके बाद जोसेफ की बेटी को कॉल करके उसका भी स्टेटमेंट लेने लगता है। दूसरे दिन दोबारा चलम का केस कोर्ट में सुनवाई पर आता है। पीपी जज साहब से कहने लगता है कि जज साहब, फॉरेंसिक रिपोर्ट से कंफर्मेशन रिपोर्ट्स आ गई है। इससे यही बात पता चलती है कि सारे सबूत इस चलम के खिलाफ है। चलम ने ही जोसेफ को मार दिया। क्रिश्चियन जज साहब से कहने लगता है कि जज साहब, फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी काफी सारी बार गलत रिपोर्ट आती है। इस तरह से अमेरिका का एक केस के बारे में जज को बताने लगता है कि अमेरिका में भी ऐसा एक केस पेश आया था कि फॉरेंसिक के बलबूते पर एक बंदे को गिरफ्तार किया था, एक बटलर को, जो उसी घर में काम किया करता था। लेकिन बाद में जब दोबारा रीवेरीफाई किया तो वो बेकसूर निकला। वो जज कंफर्मेशन के लिए एक फॉरेंसिक डॉक्टर को बुलाकर पूछने लगता है। वो डॉक्टर भी कहने लगता है, हाँ जज साहब, मैंने भी उस केस के बारे में पढ़ा था। सम केसेस में ऐसा हो सकता है क्योंकि घर में काम करने वाले बंदे के डीएनए से इधर उधर पाना इट्स ए नॉर्मल थिंग। उसके बाद कृष्णा इंस्पेक्टर को कटघरे में बुलाकर उस डेविड के ड्राइवर के बारे में पूछने लगता है कि आपने उसके बारे में इंक्वायरी क्यों नहीं की। वो इंस्पेक्टर जज साहब से कहने लगता है कि जज साहब, सारे एविडेंस उस चलम के खिलाफ थे तो हमने उसके बारे में कुछ ज्यादा इंक्वायरी नहीं किया। यह सुनने के बाद जज इंस्पेक्टर को हल्के से डांटने लगता है। बाद में कृष्णा जोसेफ की बेटी का स्टेटमेंट भी जज साहब को सुनाने लगता है। जोसेफ की बेटी भी यही कहने लगती है कि चलम हमारे फादर के पास काफी सालों से
काम कर रहा है। उसने मेरे पिताजी की हत्या की, ये मैं भरोसा ही नहीं कर सकती। जरूर कुछ गलत हुआ होगा। कृष्णा कहने लगता है कि सारी चीजों को नजर में रखते हुए आप मेरे क्लाइंट को बेल दे दीजिए, लेकिन फिर भी कोर्ट चलम को बेल नहीं देती क्योंकि चलम के हक में एक भी सबूत नहीं होता। और इसी तरह ये केस नेक्स्ट वीक पोस्टपोन होने लगता है जब तक चलम को कस्टडी में रखा जाएगा। कोर्ट का टाइम खत्म होने के बाद वो पीपी लॉयर कृष्णा के पास आकर कहने लगता है कि तुम्हारे पास अच्छा खासा टैलेंट है, लेकिन कृष्णा तुम गलत जगह पर अपना टैलेंट इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें भी पता है कि ये केस तुम हार जाओगे। कृष्णा भी कहने लगता है हाँ सर, मुझे भी पता है, लेकिन कोशिश करना मेरी जिम्मेदारी है। खैर उसी शाम कृष्णा अपने फ्रेंड्स के पास आता है। वो भी लॉयर्स होते हैं। जब ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो कृष्णा का फ्रेंड अपने फ्रेंड्स को एक वीडियो दिखाने लगता है कि अरकू घाट रोड में एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया। इस तरह से वो वीडियो अपने फ्रेंड्स को दिखाने लगता है। कृष्णा उस वीडियो में जोसेफ को देखता है और वो एक्सीडेंट तकरीबन 8:30 बजे हुआ था। कृष्णा सोचने लगता है कि जिसका मतलब जोसेफ और चलम वापस आ रहे थे तब एक्सीडेंट हुआ था 8:30 बजे, लेकिन वहाँ से जोसेफ का घर आधे घंटे की दूरी पर है। तो चलम जोसेफ को 9 बजे ड्रॉप करके 9:30 बजे तक वापस अपने घर लौट जाना चाहिए था, लेकिन चलम ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि वो 10:30 बजे अपने घर लौटा। इस बीच में चलम कहाँ पर गया होगा? सो यही बात पूछने के लिए दूसरे दिन कृष्णा चलम के पास जाता है जेल। कृष्णा को देखते ही चलम कहने लगता है कि सर मैं सच बता रहा हूँ, मैंने जोसेफ सर को नहीं मारा, प्लीज सर आप भी मुझे बचा सकते हो। कृष्णा कहने लगता है अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तुमने अपने स्टेटमेंट में रॉन्ग टाइमिंग बताया। जोसेफ को ड्रॉप करने के बाद 1 घंटा तुम कहाँ पर थे? तो यहाँ पर चलम कृष्णा को एक सच्चाई बताने लगता है। एक्चुअली उस रात चलम ममता नाम की एक औरत के घर के पास गया था। चलम का और इस ममता का अफेयर चल रहा होता है। जब भी उस ममता का हस्बैंड घर पर मौजूद नहीं होता तो वो ममता चलम को अपने घर के पास बुला लेती है। चलम कहने लगता है कि सर ये बात है मेरी बीवी और मेरी माँ को मत बताइए। कृष्णा कंफर्मेशन लेने के लिए उस ममता के घर के पास जाकर यही बात पूछने लगता है, क्या उस रात चलम तुम्हारे घर पर आया था? तो ममता कहने लगती है हाँ सर, चलम मेरे घर के पास आया था, लेकिन वो ज्यादा देर रुका नहीं। मेरे हस्बैंड की ड्यूटी डे में होने की वजह से मेरा हस्बैंड वापस आ गया, जिसकी वजह से चलम वापस घर चला गया। सो ममता का बयान सुनने के बाद कृष्णा सोचने लगता है कि जिसका मतलब उस रात चलम ममता के घर से जल्द ही चला गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने घर लेट पहुंचा। 40 मिनट वो कहाँ पर रहा होगा? क्या चलम ने ही जोसेफ की हत्या कर दी? इस तरह से एक इमेजिनेशन करने लगता है कि शायद चलम ममता के घर से निकलने के बाद जोसेफ के घर पर आकर उसे मारकर पैसे ले गया होगा। कृष्णा दोबारा चलम के पास जाकर यही बात पूछने लगता है कि तुम अभी भी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। चलम अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। चलम कहने लगता है कि सर उस दिन ममता का हस्बैंड आने के बाद मैं वापस घर नहीं गया, मैं वहीं पर थोड़ी देर वेट करता रहा कि शायद ममता का हस्बैंड वापस चला जाएगा, कोई चीज भूल गया होगा, लेकिन 40 मिनट वेट करने के बाद मैं वहाँ से चला गया सर। कृष्णा पूछने लगता है जब जोसेफ दूसरे गाँव पर गए थे क्या उस दिन कुछ अजीब की घटनाएं पेश आई थी? चलम कृष्णा को एक और सच बताने लगता है, सर जब भी जोसेफ सर विशाखापट्टनम जाते मैं भी उनके साथ चर्च के पास जाता, तो ऐसे देखते ही देखते अनु नाम की एक लड़की से मेरा परिचय हुआ। वो अनु मुझे देखकर मुस्कुराया करती थी। धीरे धीरे मैं भी उसको लाइक करने लगा। उस दिन उस अनु ने मुझे एक होटल रूम पर बुलाकर कुछ मिठाइयाँ खिलाई मुझे। वो मिठाई खाने के बाद मुझे चक्कर आ गए, मैं वहीं पर बेहोश हो गया। 2 घंटों के बाद मुझे होश आया तो मेरे सारे सामान गायब थे। मतलब उस अनु ने मुझे ट्रैप करके मेरे सारे पैसे चुरा कर भाग गई सर। कृष्णा कहने लगता है कि ये छोटे मोटे चीटिंग केसेस है, खैर छोड़ो, एक और ठोस सबूत ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद कृष्णा जोसेफ के एरिया पर आकर एक दुकान वाले बंदे से ही बात पूछने लगता है कि जिस दिन जोसेफ की हत्या हुई क्या उस दिन तुमने कुछ नोटिस किया? दुकान वाला बंदा कहने लगता है कि सर जब मैं दुकान बंद कर रहा था तो सीनू नाम के एक बंदे को मैंने जोसेफ सर के घर के पास देखा। यही पास ही पर एक ड्रामा कंपनी में काम करता है वो। अब कृष्णा की बातें वहीं पर रहने वाला एक बंदा बहुत ही गौर से सुन रहा होता है। वो कृष्णा उसी तरह से उस सीनू के पास आता है, तभी वो दूसरा बंदा सीनू से कहने लगता है अरे वो बंदा पुलिस वाला है, भागो। यह सुनने के बाद वो सीनू कृष्णा से भागने लगता है। कृष्णा के पीछे वो बंदा भागते रहता है। इन तीनों के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। फाइनली वो कृष्णा इस सीनू को पकड़ लेता है। वो सीनू कहने लगता है कि सर वो जोसेफ सर जब जब हमारी ड्रामा कंपनी को फंड देते रहते हैं, उस रात मैं उनसे मिलने के लिए गया था और कृष्णा को देखकर इसलिए भाग रहा था क्योंकि ये सीनू जब जब गांजे सप्लाई करता है। खैर दूसरे दिन चलम का केस दोबारा कोर्ट में सुनवाई पर आता है। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट चलम को उम्र कैद की सजा सुना ही देती है। कृष्णा के पास ढंग से सबूत ही नहीं होते। उसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर वही कृष्णा चलम से मिलने के लिए आता है। चलम कहने लगता है
अरे सर, मैंने कुछ भी गुनाह ही नहीं किया, तो कोर्ट ने क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दी? मैंने जोसेफ सर को नहीं मारा, ये बात आप भी जानते हो। कृष्णा कहने लगता है कि मुझे पता है चरम, तुमने जोसेफ को नहीं मारा। किसने मारा मुझे ये भी पता है, जोसेफ को मारने वाला मैं खुद हूँ। इस तरह से एक शॉकिंग बात बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है 5 साल पहले, जहाँ पर वही शायद गोकुल नाम के एक गांव को दिखाया जाता है। उसी गांव के चर्च पर ये जोसेफ आता जाता रहता था, वही प्रेयर वगैरह करने के लिए। एक दिन जब ये जोसेफ अपने चर्च के पास आता है तो कोटेश्वर राव नाम का एक बंदा उस चर्च की साफ सफाई कर रहा होता है। एक्चुअली कोटेश्वर राव के प्लेस पर दूसरा बंदा आना चाहिए था, लेकिन उस बंदे की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से उसके बदले कोटेश्वर राव चर्च के पास आकर साफ सफाई करने लगता है। एक्चुअली कोटेश्वर राव एक किसान होता है, लेकिन कुछ महीनों से इसकी जमीन पर खेती बाड़ी कुछ ढंग से नहीं हो रही होती। आप कोटेश्वर राव की फैमिली के बारे में बात करें तो इसकी बेटी का नाम होता है तुलसी, और उसी तरह से इसकी एक बेबी भी होती है। यह कोटेश्वर राव अपनी बेटी से बहुत प्यार करते रहता है। इसकी बेटी इंटरमीडिएट का एग्जाम फेल होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं कहता। यहाँ पर एक और बात यह है कि कोटेश्वर राव और उसकी फैमिली वाले लो कास्ट के होते हैं। उसी वक्त कृष्णा दिल्ली से अपने माँ बाप को कॉल करने लगता है, मतलब कोटेश्वर राव कृष्णा का फादर होता है। कृष्णा दिल्ली में अपनी लॉ की पढ़ाई करते रहता है। खैर एक दिन फॉरेन से एक बंदा जोसेफ के पास आता है। बात यह है कि फॉरेन के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया को थोड़ा बहुत डोनेशन देने का डिसाइड किया, क्योंकि इंडिया में जहाँ पर चर्च नहीं वहाँ पर चर्च बनवाने के लिए। सो वो लोग ये चाहते हैं कि जोसेफ अरकू में एक चर्च बनवाए। इस तरह से 30 लाख का चेक भी देने लगते हैं। वो लोग जाने के बाद जोसेफ अपने पास काम करने वाले बंदे से पूछने लगता है, क्या अरकू के घाट रोड पर किसी की जमीन है? वो बंदा कहने लगता है, हाँ सर, वैली के पास कोटेश्वर राव की जमीन है, वही जो एक दिन हमारे चर्च पर आया था साफ सफाई करने के लिए। लेकिन सर उसकी जमीन इतनी खास नहीं है, मतलब उसकी खेती में कीड़े पड़ चुके हैं। यह सुनने के बाद जोसेफ डिसाइड कर लेता है कि किसी भी तरह से उसकी जमीन को हासिल करना ही होगा। थोड़ी देर के बाद वो जोसेफ कोटेश्वर राव को अपने पास बुलवाने पर कोटेश्वर राव जोसेफ के पास जाता है। जोसेफ कहने लगता है कि कोटेश्वर राव, मैंने सुना है कि तुम्हारी खेती बाड़ी कुछ ढंग से नहीं चल रही, तुम्हें तो काफी नुकसान हुआ होगा, आगे जाकर तुमको और भी नुकसान होने वाला है। कुछ दिनों के बाद इस गांव में एक केमिकल फैक्ट्री आने वाली है। अगर यहाँ पर फैक्ट्री आ गई तो उसका सारा वेस्ट खेतों में आने लगेगा, जिसकी वजह से सारे खेत सर्वनाश हो जाएंगे। सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपनी जमीन, अपनी खेती बाड़ी मुझे बेच दो, इसके बदले मैं तुमको एक अच्छी वाली जमीन दूंगा। यह सुनने के बाद कोटेश्वर कहने लगता है कि फादर जी, मैं थोड़ा सोचकर बताऊंगा, क्योंकि वो मेरे पुरखों की जमीन है। जोसेफ कहने लगता है कि कोटेश्वर, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहा, खुद गॉड ने तुम्हारी जमीन को सिलेक्ट किया। हमेशा गॉड के ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी फैमिली के साथ रहेंगे। मैं बस एक मीडिएटर हूँ, गॉड का मैसेज तुम्हें पहुँचा रहा हूँ। कोटेश्वर वही सारी बात अपने घर पर आकर अपनी बीवी को बताने लगता है। यह सुनने के बाद कोटेश्वर की बीवी टोटली मना करने लगती है। इसकी फैमिली उसी खेती बाड़ी पर आधारित है, अब उसी खेती बाड़ी को बेच देंगे तो हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, हम इसका कोई दूसरा सोल्यूशन निकालते हैं। कोटेश्वर कहने लगता है कि इसका कोई भी हल नहीं है, हमें उस खेती बाड़ी को बेचना ही होगा। लेकिन फिर भी इसकी बीवी को ये बात पसंद नहीं होती। उसके बाद कोटेश्वर अपनी जमीन के कागजात लेकर जोसेफ के पास जाने लगता है। उस वक्त जोसेफ के पास एक और फादर आया होता है। उन दोनों की बातें चुप चुप के सुनते रहता है ये कोटेश्वर राव। दूसरे फादर की बातों से कोटेश्वर राव को ये बात पता चलती है कि जोसेफ काफी सारे स्कैम कर रहा है इस गांव में रहकर। जोसेफ को धमकाने लगता है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं ऊपर जाकर तुम्हारी कंप्लेंट दूंगा। जोसेफ भी उस फादर से कहने लगता है कि तुमको जो करना है कर लो, मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। वो दूसरा फादर वहाँ से जाने के बाद जोसेफ अपने आदमी को बुलाकर कहने लगता है कि इस फादर को झूठे केस में फंसाओ, ऐसा केस क्रिएट करवाओ कि उसके घर में ड्रग्स पाया गया। अब ये सारी चीजें देखने के बाद कोटेश्वर फटाफट से वापस आ जाता है बिना जोसेफ से मिले। रास्ते के दरमियान में इसको एक बंदा नजर आता है। उस बंदे से पूछने लगता है क्या हमारे गांव में कोई केमिकल फैक्ट्री आने वाली है। तो उस बंदे की बातों से कोटेश्वर को ये बात पता चलती है कि हमारे गांव में एक रिंग रोड आने वाला है। कुछ महीनों के बाद हमारी जमीनें ही लाखों में बिकेंगी, इसलिए मैंने भी दूसरे बंदे से कर्जा लेकर उसी वैली के पास एक जमीन खरीद लिया। यह सुनने के बाद कोटेश्वर के होश उड़ जाते हैं कि जिसका मतलब उस जोसेफ ने झूठ कहा। कोटेश्वर घर वापस आने के बाद जोसेफ के पास काम करने वाला बंदा कोटेश्वर के पास आकर जोसेफ के पास बुलाने लगता है। कोटेश्वर टोटली मना करने लगता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी जमीन को नहीं बेचूंगा,
यही बात तुम अपने जोसेफ सर को बता दो। वो बंदा यही बात जोसेफ को जाकर बताने पर जोसेफ बहुत गुस्सा करने लगता है। खैर दूसरे दिन जब जोसेफ चर्च से वापस अपने घर पर जाने वाला होता है तो उसी वक्त जोसेफ ये देखता है कि इसका ड्राइवर चलम तुलसी के साथ बात कर रहा है। जोसेफ चलम को बुलाकर बहुत डांटने लगता है कि तुम गाड़ी के पास ना रहते हुए कहाँ पर गए थे। जोसेफ के पास काम करने वाला बंदा भी चलम को डांटने लगता है कि कोटीश्वरों की बेटी से तुमको क्या काम। ये बात सुनते ही जोसेफ के तो होश उड़ जाते हैं। पूछने लगता है क्या वो लड़की कोटीश्वरों की बेटी है। जोसेफ के दिमाग में एक बहुत ही खुराफाती आइडिया आने लगता है। चलम को थोड़ा साइड में ले जाकर पूछने लगता है क्या तुम मेरी इज्जत करते हो। चलम कहने लगता है अरे सर ये कैसी बात है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। जोसेफ कहने लगता है तुमको मेरे लिए एक काम करना होगा, उस लड़की के साथ सोकर उसकी वीडियो बनानी होगी। पहले तो चलम मना करने लगता है कि सर मैं तो उस तुलसी से प्यार करता हूँ, लेकिन जोसेफ चलम को पैसों की लालच देने लगता है कि तुमने कहा ना कि अपनी बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए, मैं तुम्हारी बहन की शादी करवाऊंगा। दूसरे दिन चलम उसी तरह से तुलसी को अपनी गाड़ी में बिठाकर अरकू लेकर आता है, मतलब एक होटल रूम पर लाता है कांडवान करने के लिए। जब तुलसी वॉशरूम पर जाती है तो वो चलम चुप चुप के वहाँ पर अपना फोन का कैमरा फिक्स करता है। तुलसी वॉशरूम से बाहर आने के बाद चलम ऐसे जताने लगता है कि इससे बहुत प्यार करता है, इसके बिना ये रह नहीं सकता। तुलसी भी इसकी बातों में आकर इसके साथ कांडवान करने लगती है। वो सारी चीजें फोन में रिकॉर्ड होती रहती है। खैर उसी रात जब कोटीश्वरराव खाना खा रहा होता है तो जोसेफ अपने आदमियों को भेजकर कोटीश्वरराव को अपने पास बुलवाने लगता है। जब कोटीश्वरराव जोसेफ के पास जाता है तो जोसेफ कोटीश्वरराव को उसकी बेटी की वो वीडियो दिखाने लगता है। ये वीडियो देखने के बाद कोटीश्वरराव बहुत रोने लगता है कि मेरी बेटी ने ऐसा कैसा कर दिया। जोसेफ कहने लगता है कि कोटीश्वरराव मुझे तुम्हारी इस बेटी की वीडियो से कुछ काम नहीं, मुझे बस तुम्हारी जमीन चाहिए। और वैसे भी इस गाँव में काफी सारे लोगों की जमीन मेरे नाम ही हो चुकी है। पता है कैसे? मैंने जानबूझकर किसानों को खराब दवाई दी, उस खराब दवाई की वजह से उनकी खेती बाड़ी में कीड़े पड़ गए। इस तरह से देखते देखते उन लोगों की जमीन मेरे नाम करने लगे। मतलब इस जोसेफ का एक केमिकल का दुकान भी होता है, वही खेती बाड़ी में जो छिड़कते हैं ना वो केमिकल। तो अपने केमिकल्स में कुछ मिक्सिंग करके किसानों को देने पर उनके खेती बाड़ी खराब हो गए। लेकिन ये बात किसानों को पता नहीं। किसान यही समझने लगे कि हमारी खेती में ही कुछ प्रॉब्लम है। उसके बाद कोटीश्वरराव ना चाहते हुए भी अपनी जमीन जोसेफ के नाम कर देता है। कोटीश्वरराव घर वापस आकर बहुत दुखी होने लगता है। इसने जो किया ना अपनी बीवी को बताता और ना ही अपनी बेटी को। आधी रात को कोटीश्वरराव की बीवी ये देखती है कि कोटीश्वरराव कोई दवाई पीकर आत्महत्या कर लिया। तुलसी यही समझने लगती है कि शायद इसका फादर इसकी वजह से ही मर गया, इसलिए ये भी खुदकुशी कर मर जाती है। अपने फैमिली के बारे में जानने के बाद कृष्णा वापस अपने गांव पर आता है। कोटेश्वरराव की बीवी अपने आंखों के सामने दोनों की मौत देखकर इसको पैरालाइज अटैक आ गया। कृष्णा के बड़े पापा से कृष्णा को सारी बात पता चलती है। मतलब जोसेफ के पास जो बंदा काम कर रहा था ना, वो बंदा कृष्णा के बड़े पापा को इसके सारे बारे में बताया। यह सुनने के बाद कृष्णा बहुत दुखी होने लगता है। उसके बाद कृष्णा अपनी माँ को लेकर अरकू आ जाता है, मतलब उस गांव को छोड़कर। एक दिन कृष्णा किसी कोर्ट पर इसी जोसेफ को देखता है। वो जोसेफ किसी बंदे को धमका रहा होता है। जोसेफ जाने के बाद कृष्णा उस बंदे के पास आकर पूछने लगता है कि प्रॉब्लम क्या है। जोसेफ ने दूसरे फादर को एक झूठे केस में फंसाया था ना, उसका भाई होता है। वो बंदा कृष्णा को जो हुआ वो बताने लगता है। उस फादर के घर में ड्रग्स रखने वाला यही चलम होता है। मतलब वॉशरूम के बहाने से इस फादर के घर पर आकर उसके वॉशरूम में ड्रग्स की पैकेट रख दिया। उसके बाद वो बंदा आनिया नाम की एक लड़की से मिलवाता है, वही जिसने चलम को धोखा दिया। जोसेफ ने जिस फादर को फंसाया उसी फादर की बेटी होती है ये आनिया। वो फादर बेइज्जती की जिंदगी ना सहते हुए जेल में ही आत्महत्या कर लिया था। उस जोसेफ से बदला लेने के लिए कृष्णा इस आन्या को एक जबरदस्त प्लान बताने लगता है। इसी प्लान के हिसाब से पहले आन्या उस चलम से क्लोज होने लगी। इसी आन्या की मदद से कृष्णा उस जोसेफ के बारे में सब कुछ जान रहा था। फाइनली कृष्णा जिस दिन का इंतजार कर रहा था वो दिन आ ही गया। उस दिन आन्या चलम को होटल रूम पर ले जाकर मिठाई खिलाकर उसे बेहोश कर दिया। चलम को बेहोश करने के बाद उसके डीएनए सैंपल्स हासिल कर लेती है, वही शर्ट का बटन, हेयर सैंपल्स एक्सेट्रा। बाद में उसी रात मौका देखकर जोसेफ के पास आकर इसको मार कर उसके प्लेस पर चलम के रिलेटेड सबूतों को रख दिया था। कृष्णा ने ही उन पैसों वाली बैग चलम के घर पर रखा था, झूठ कहकर कि ये डेविड सर का ड्राइवर है। अब कृष्णा इसलिए चलम का केस टेकअप किया ताकि इसी प्रोसेस में
कृष्णा को ये बात पता चले क्या इसने कहीं पर अपने सबूत तो नहीं छोड़े, जानबूझ के चलम का केस टेकअप करके इसको सजा दिलवाई। यह सच्चाई सुनने के बाद चलम बहुत गुस्सा करने लगता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।